नमस्कार दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट के 10वें यूनिट के दूसरे पॉइंट यानी दूसरे बिंदु आपके अनुसंधान पद्धति पर बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिस्टोरिकल मेथड पर बात कर लिया था। तो आइए देखते हैं अनुसंधान पद्धति क्या होती है। ये रिसर्च की यहाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो बात है कि किस तरह से हम रिसर्च को करते हैं, किसी भी रिसर्च को पूरा करने के लिए हमें किन चरणों से गुजरना होता है और कैसे एक व्यवस्थित शोध प्रबंध तैयार होता है, उन बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अनुसंधान पद्धति क्या होता है? अनुसंधान पद्धति वह वैज्ञानिक पद्धति होता है, वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से किसी समस्या, अगर कोई सामाजिक समस्या है या फिर कोई व्यक्तिगत समस्या है या फिर किसी राज्य की समस्या है, तो वो समस्याओं का विषय या कोई प्रश्न, उसका हम लोग गहन अध्ययन करके नए तथ्यों की खोज करते हैं। जो पहले से खोजे गए तथ्य हैं उनका सत्यापन करते हैं और नए ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तो रिसर्च में एक बार फिर से देख लेते हैं। रिसर्च में क्या है कि अनुसंधान पद्धति वह वैज्ञानिक, व्यवस्थित और तार्किक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समस्या, विषय या प्रश्न का गहन अध्ययन करके नए तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों का सत्यापन और ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। यह अनुसंधान कार्य को क्रमबद्ध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ बनाने का कार्य करता है। अनुसंधान कार्य को क्या करता है? क्रमबद्ध बनाता है, विश्वसनीय बनाता है और वस्तुनिष्ठ बनाता है। अनुसंधान पद्धति को केवल तथ्यों के संग्रहण तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें समस्या का चयन, उद्देश्य निर्धारण, परिकल्पना निर्माण, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्ष प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है। तो अनुसंधान पद्धति के चरण होते हैं। ये जो बातें हैं ये कई चरणों से होते हुए निष्कर्ष तक हम पहुंचते हैं। आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले जब भी कोई रिसर्च होता है उसके लिए सबसे जो पहली बात आती है कि समस्या क्या है। पहले हम लोग देखते हैं कि मूल समस्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समस्या का चयन करते हैं कि हमें किस समस्या पर इस थीसिस को तैयार करना है, इस रिसर्च को पूरा करना है। पहला काम होता है समस्या का चयन। अनुसंधान प्रक्रिया का प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण समस्या का चयन है। किसी भी शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता ने अध्ययन के लिए किस विषय, कौन सा विषय चुना है या फिर कौन सी समस्या का चयन किया है। अब जो समस्या का चयन किया है, शोध उसी समस्या के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और फिर उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा शोध के अंत में। समस्या का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि विषय स्पष्ट हो, यानी जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं या जिस समस्या का आपने चयन किया है वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो समस्या आपकी समस्या ही क्लियर नहीं है या फिर आपका विषय ही स्पष्ट नहीं है। और दूसरी बात, प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि ऐसा तो नहीं है जिसका समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है या फिर उस पर पहले ही बहुत सारे लोगों ने निष्कर्ष दे दिया है और आपसे कोई नए निष्कर्ष की उम्मीद ही नहीं है, या फिर समाज को वो एक तरह से कहें समाज में वो नकारात्मकता फैला रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या वो समाजोपयोगी है, क्या वो शोध योग्य है। ऐसा नहीं है ना कुछ भी आप ले लिए। क्या वो समाज, शिक्षा, इतिहास या संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार है कि नहीं है। क्या वो शिक्षा के लिए जरूरी है, क्या वो समाज के लिए जरूरी है, क्या वो ऐतिहासिक बातें बताता है जो आने वाले भविष्य के लिए उपयोगी हो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यानी समस्या चयन में ऐसा नहीं है कि आप कोई भी समस्या ले लिए, आपने कोई भी विषय ले लिया, नहीं। विषय चुनने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्या वो विषय समाज के लिए उपयोगी है, क्या वह विषय समाज के लिए उपयोगी है, पहली बात। क्या वह शैक्षणिक दृष्टि से उपयोगी है, क्या वह ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे क्या वह ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। और अगर उपयोगी है तो उसका विषय क्या है। क्या ऐसा नहीं है कि वह द्वंद्व पैदा कर रहा है जिससे बाद में जाके अपने ही विषय चयन में आप उलझ के रह जाएं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अनुरूप शोध समस्या का निर्धारण करते समय शोधकर्ता अपनी रुचि, उपलब्ध स्रोतों, पूर्ववर्ती अध्ययनों, समय, आर्थिक संसाधनों और अध्ययन की उपयोगिता को ध्यान में रखता है। अब देखिए ये जो बातें हैं ना, बड़ी गंभीर बातें हैं कि जब भी आप किसी शोध का चयन करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जब भी आप किसी शोध या किसी विषय का चयन करते हैं तो शोधकर्ता को क्या होना चाहिए कि उसकी उसमें रुचि है कि नहीं है। अब मान लीजिए किसी शोधकर्ता ने कोई विषय चुन लिया और विषय में उसकी कोई रुचि नहीं है,
वो शोध कैसे कर पाएगा? वो बार बार ऐसे विषय को चुनने, शोध के दौरान बार बार ऐसे विषय की तरफ हो जाएगा जो उस शोध को क्या करते हैं, शोध की दिशा को बदल दे। उपलब्ध स्रोत, क्या आपने जो स्रोत चुना है, जो शोध या जो विषय चुना है, क्या उसके पर्याप्त स्रोत उपलब्ध हैं? ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ऐसे विषय ले लिया जिसकी स्रोत ही नहीं हो, तो बिना स्रोत के आप शोध किस आधार पर करेंगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। पूर्ववर्ती अध्ययन, इसके पहले उस विषय पर कितने लोगों ने अध्ययन किया है, इसका भी आपको संज्ञान होना चाहिए, और उन्होंने उस विषय पर अध्ययन करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया है, ये आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है। पूर्ववर्ती अध्ययन, ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ऐसा शोध ले लिया जो एक बहुत ही लंबे प्रक्रिया का हो, तो शोध करते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि शोध एक सीमित समय में पूरा हो, ऐसे विषय का चयन करना चाहिए। आर्थिक संसाधन, ऐसा शोध तो नहीं लिए जो बहुत ही महंगा हो, जिसमें बहुत ही आर्थिक संसाधनों की जरूरत पड़ती हो और आपके पास उतने आर्थिक संसाधन न हो, तो फिर वो शोध किसी काम का नहीं रह जाता है। ठीक है। उस अध्ययन की कोई उपयोगिता है कि नहीं है, आप कहीं ऐसी विषय तो नहीं ले जिसकी समाज को कोई उपयोगिता नहीं है और उस पर आप शोध किए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी रुचि होनी चाहिए, उस पर पर्याप्त स्रोत उपलब्ध होने चाहिए, उससे पहले उस पर अध्ययन हुआ है, इसका आपको संज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस पर अध्ययन नहीं हुआ उस पर आप शोध नहीं कर सकते, लेकिन पूर्ववर्ती अध्ययन अगर नहीं हुआ है तो आप क्यों चुनना चाहते हैं? क्या वो एक निश्चित समय में आप पूर्ण कर सकते हैं? क्या उसके लिए आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध है, या सरकार से आपको आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है? अध्ययन की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या वर्तमान समाज को उस अध्ययन की आवश्यकता है? इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम समस्या का चयन करते हैं। चयनित समस्या न तो अत्यधिक व्यापक होनी चाहिए और न ही अत्यधिक सीमित। अब ऐसी समस्या न ले लें जो बहुत ही विस्तृत हो। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो निश्चित समय में पूरा हो और एक व्यक्ति जो शोधकर्ता कर रहा है उसके शोध के यानी उसकी पहुंच के अंदर हो। और फिर ऐसा भी ना हो कि इतना छोटा समस्या ले लिए जो कोई भी सॉल्व कर दे। प्रोजेक्ट वर्क तो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई एक 10 लाइन की कोई बात है उसको आपने लेकर के शोध करना शुरू कर दिया जिसकी बहुत ज़्यादा मौलिकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 लाइन पर शोध नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी मौलिकता होनी चाहिए, तो मौलिकता पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अत्यधिक सीमित हो ताकि उसका व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। जब भी हम शोध का चयन करते हैं या फिर शोध विषय का चयन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उसकी सामाजिक उपयोगिता है, समस्या मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसके पूर्ववर्ती अध्ययन हुआ है, ठीक है, आपके पास स्रोत उपलब्ध हैं, आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं। अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं तो आप उस शोध के प्रारंभिक चरण को पूरा कर पाते हैं और इसी को कहते हैं विषय का चयन। समस्या का चयन करते समय हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि वही बात जो अभी हमने ऊपर कहा कि शोधकर्ता की रुचि होनी चाहिए और उसकी उसमें विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने इतिहास पढ़ लिया और चले सेल बायोलॉजी पे रिसर्च करने, तो ये चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। समस्या का सामाजिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक अथवा व्यवहारिक महत्व हो। उसका जिस समस्या को आप चुन रहे हैं उसका सामाजिक महत्व होना चाहिए, उसका शैक्षणिक महत्व होना चाहिए, उसका ऐतिहासिक महत्व होना चाहिए या उसका व्यवहारिक महत्व होना चाहिए। कि उसका व्यवहारिक महत्व क्या है? अध्ययन है तो पर्याप्त प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी शोध ले लिया, नहीं, उस शोध के क्या प्राथमिक स्रोत उपलब्ध हैं, क्या द्वितीयक स्रोत उपलब्ध हैं। अब प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसी क्लास में आपको मिल जाएगा। तो प्राथमिक स्रोत कितने उपलब्ध हैं, द्वितीयक स्रोत कितने उपलब्ध हैं, इसका भी आपको संज्ञान होना चाहिए जब भी आप विषय का चयन करें। विषय आपका स्पष्ट हो, विशिष्ट हो और सीमांकित हो। ऐसा नहीं है कि विषय कुछ भी ले लिए, अब वो कब पूरा होगा भगवान जाने, ऐसा नहीं है। आपकी विषय की एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, उसकी एक विशिष्टता होनी चाहिए और उसमें एक स्पष्टता होनी चाहिए। निर्धारित समय और संसाधनों के भीतर अध्ययन संभव है। आपका एक निश्चित समय में पूरा करने योग्य रिसर्च होना चाहिए और आप ये देखिए कि क्या उस रिसर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। अगर हैं तो फिर आप काम करिए। विषय में नवीनता और शोध की संभावनाएं विद्यमान हो और जो आप शोध कर रहे हैं उसमें नए तथ्य मिलने की संभावना हो, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा शोध कर दिया जो पहले ही किसी ने कर दिया है, तो फिर आपकी इतनी मेहनत करने का क्या मतलब है। ठीक है, और साथ ही आपके शोध के बाद आप उसमें नए मूल्यों को भी लेके आएंगे जिससे अगले शोधकर्ता के लिए एक नवीन विषय का निर्माण होगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें शोध का विषय चुनते समय इन सभी बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए
कि उसकी प्रासंगिकता क्या है, में स्रोत कितने हैं, प्राथमिक स्रोत कितने हैं, द्वितीयक स्रोत कितने हैं, सामाजिक वैल्यू कितनी है, आपकी पहुंच के अंतर है कि नहीं है, आर्थिक संसाधन आप उस शोध को करने के लिए क्या आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध है। इन सभी वस्तुओं को ध्यान में रख के ही हम शोध के विषय का चयन करते हैं। अब जो दूसरी बात होती है शोध करते समय वो होती है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शोधकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित पूर्व में किए गए शोध कार्यों, पुस्तकों, शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, सरकारी दस्तावेजों, अभिलेखों, पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों का व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण करता है। अब जब हमने विषय का चयन कर लिया तो उस विषय से संबंधित अब हम साहित्य का मूल्यांकन अवलोकन करना शुरू करेंगे। हमारा विषय तो चुन लिया हमने, अब हम साहित्य समीक्षा शुरू करते हैं जिसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। जब भी कोई शोधकर्ता शोध करता है तो विषय चयन के बाद वो लिटरेचर रिव्यू शुरू करता है। और लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या करता है वो, तो पूर्व में किए गए शोध, यानी कि आप जो शोध कर रहे हो यानी विषय का जो चयन किया है क्या उससे पहले उस विषय से मिलते जुलते शोध हुए हैं, उसका आप अध्ययन करेंगे। दूसरा, पुस्तकों का आप अवलोकन करेंगे कि उससे संबंधित, उस विषय से संबंधित पुस्तकों में कौन कौन सी बातें मिलती हैं। शोध पत्र कितने छपे हैं उस पर, किन किन लोगों ने उस पर शोध पत्र निकाला है, उस शोध पत्र में कौन कौन सी बातें की गई हैं, क्योंकि आपने एक समस्या का चयन किया है, उस समस्या को आप सॉल्व करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कितने उस पर शोध प्रबंध जमा हुए हैं, सरकारी दस्तावेज कितने उपलब्ध हैं उस पर अभिलेख कहाँ से मिलेंगे, पत्र पत्रिकाओं में उससे संबंधित क्या बातें मिली हैं, और अन्य उपलब्ध स्रोत, मौखिक स्रोत क्या हैं, सामान्य जन में उसके प्रति क्या धारणाएं हैं। इन सभी बिंदुओं का हमें अध्ययन करना होता है और व्यवस्थित अध्ययन करना होता है और विश्लेषण करना होता है। अगर आप इतना करते हैं तो आप शोध के दूसरे चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिटरेचर रिव्यू या फिर एक तरह से कहें साहित्य समीक्षा। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि संबंधित विषय पर अब तक क्या कार्य हो चुका है, किन निष्कर्षों तक पहुंचा गया है तथा किन क्षेत्र में अभी भी शोध की आवश्यकता है। लिटरेचर रिव्यू से हम लोग ये समझ लेंगे कि इस विषय में कितना काम हुआ है, किन क्षेत्रों में ध्यान नहीं गया है पूर्व शोधकर्ताओं का, तो उन विषयों पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, अभी शोध की आवश्यकता है। साहित्य समीक्षा के माध्यम से शोधकर्ता अपने अध्ययन की पृष्ठभूमि तैयार करता है और विषय की वर्तमान स्थिति को समझता है। इससे शोध में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाव होता है। अब मान लीजिए आप, वही मैंने कहा कि आपने एक ऐसा शोध कर दिया जो उससे पहले उस पर सारी बातें हो चुकी है, तो फिर आप अनावश्यक हो गए, यानी उसका कोई मतलब नहीं बना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ऐसा शोध करिए जो पहले कभी, मतलब उसके पहले अगर उस विषय पर शोध हुआ है, उस विषय से मिलता जुलता शोध हुआ है, तो आप ये लिटरेचर रिव्यू के समय ये ध्यान दिया जाता है कि इस विषय के किन पहलुओं पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया, उन पहलुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। इसे शोध में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बच जाएंगे। अगर आपने उसको ध्यान दे दिया कि इस विषय पर काम नहीं हुआ है, तो आप उस विषय पर जब काम करेंगे तो आपकी शोध नया हो जाएगा तथा नए शोध की दिशा निर्धारित करने में सहायता मिलती है। यह शोध की मौलिकता, प्रासंगिकता और वैज्ञानिकता को भी सुदृढ़ बनाती है। तो ये शोध की दूसरी बात है। साहित्य समीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या? विषय से संबंधित विश्वसनीय और प्रमाणिक स्रोतों का चयन किया जाए कि जो भी विषय आप शोध के लिए लिए हैं उसके प्रमाणिक स्रोत कौन कौन से उपलब्ध हैं, उसको चयनित करिए। पूर्व शोधों के उद्देश्यों, पद्धतियों और निष्कर्षों का विश्लेषण कीजिए। आपसे पहले जिन्होंने शोध किया है उन्होंने किस उद्देश्य से शोध किया है, यानी उस विषय से संबंधित जो भी शोध हुए हैं तो किस उद्देश्य से उन्होंने शोध किया था, उनका उद्देश्य क्या था और आपका उद्देश्य क्या था। कहीं दोनों के उद्देश्य एक तो नहीं है, तो दोनों के अगर उद्देश्य एक होंगे तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखना होगा कि इन्होंने उस उद्देश्य से काम करते समय किन किन बिंदुओं को छोड़ दिया था। आप उन बिंदुओं को उजागर करेंगे। उनकी शोध पद्धति क्या थी, आपकी शोध पद्धति क्या थी, इन सारी जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, शोध पद्धति, शोध उद्देश्य, उस पर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बात करते हुए चलेंगे। निष्कर्षों का विश्लेषण, उनके निष्कर्ष क्या हैं, आपकी क्या संभावना है निष्कर्ष निकलने की। एक अभी हम लोग हाइपोथेसिस देखेंगे, इसमें आपके मन में एक धुंधली छवि आने लगेगी कि संभवतः ये निष्कर्ष आ सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। उपलब्ध साहित्य की समानताओं, भिन्नताओं और सीमाओं की पहचान की जाए कि इन साहित्य में क्या क्या समानताएं हैं। इन साहित्य यानी पहले से जो इस पर रिसर्च हुए हैं, जैसे आप कोई किसी विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं और उस विषय पर पहले
कई लोगों ने रिसर्च किया है, तो उन लोगों की रिसर्च में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, किन किन दिशा में उन्होंने काम किया है, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। तथा सीमाओं की पहचान की जाए, उन्होंने किस सीमा तक रिसर्च किया है। अब जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे हम बात करें तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, फिर भी रिसर्च हो रहे हैं। बौद्ध दर्शन पर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, फिर भी रिसर्च हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारी बातें उसमें छूटी हुई है। गांधी पर बहुत सारी रिसर्च हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांधीवाद से संबंधित और भी बातें भी मिलने की संभावना है, और भी दर्शन मिलने की संभावना है, तो उस पर हम लोग लगातार काम होते रहते हैं। अब इसके बाद शोध अंतराल का निर्धारण करते हैं। जब हम इन विषयों की मौलिकता को यानी पूर्व शोध को हम समझते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या क्या रिसर्च गैप रहा है, यानी किन बिंदुओं को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, किन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया, किन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। जिन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया वही तो रिसर्च गैप है, उन बिंदुओं पर आपको काम करना होता है। अध्ययन की सैद्धांतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि विकसित की जाए, तो ये आप करेंगे कि क्या क्या आपने जो रिसर्च लिया है, आप जिस विषय पर काम करें उसकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। नवीन शोध के औचित्य और आवश्यकता को स्पष्ट किया जाए कि जो आप शोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इतने शोध तो हो ही चुके, अब 1857 पे फिर से कोई शोध करे वो बताएगा ना कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के इन मूल्यों पर अभी भी बात नहीं हो पाई है, या फिर इन मूल्यों में बात हुई है लेकिन ये नया मूल्य उसमें से दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये दूसरी बात है वो है साहित्य समीक्षा। तो पहले आपने विषय का चयन किया, फिर आपने साहित्य समीक्षा किया, और साहित्य समीक्षा में आपको एक बड़ा रिसर्च गैप दिखाई देने लगता है, और इससे दिशा निर्धारित हो जाता है कि आपको इस दिशा में काम करना है। अब साहित्य समीक्षा के बाद जो तीसरी बात होती है, अब जब आपको गैप दिखने लगे तो आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा कि अब हमें इसी उद्देश्य से काम करना है। उद्देश्यों के निर्धारण अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि वो अपने अध्ययन के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है। जब उसे रिसर्च गैप पता चल गया तो उसका उद्देश्य पता चल गया, और जब उद्देश्य पता चल गया तो वो ये बताने का प्रयास करेगा कि इस शोध में मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ, तब इस दिशा में जाना चाहता हूँ। अब उसे भी नहीं पता है कि क्या मिलेगा, लेकिन हाँ यह है कि दिशा का निर्धारण हो जाता है। अनुसंधान के उद्देश्य अध्ययन की दिशा निर्धारित करते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो पता चल गया कि उसे कि यही मिलेगा, नहीं, पता नहीं क्या मिलेगा। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंतिम निष्कर्ष निकलने तक रिसर्चर को यानी जो शोध करता है उसे नहीं पता होता है कि क्या निष्कर्ष निकले। हाँ, लेकिन शोध की एक दिशा जरूर निर्धारित हो जाती है कि हाँ इसी दिशा में उसे काम करना है। अगर कोई व्यक्ति पहले ही निष्कर्ष निकाल के रिसर्च करता है तो रिसर्च नहीं होता है। इस तरह का रिसर्च जेम्स मिल ने किया था भारत के संबंध में। उसने इसी उद्देश्य से भारत का इतिहास लिख दिया। उसने पहले ही निर्धारित कर दिया कि मुझे यही लिखना है, और फिर उसी को आधार बना करके उसने इतिहास लिख दिया। तो ऐतिहासिक मानकों का ये उल्लंघन होता है, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तथा पूरे शोध कार्य को व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। स्पष्ट और सुव्यवस्थित उद्देश्य शोधकर्ता को विषय की सीमाओं, अध्ययन की पद्धति और निष्कर्षों तक पहुंचने में सहायता प्राप्त करते हैं। अगर आपके शोध की दिशा निर्धारित हो गई तो स्वाभाविक सी बात है कि एक निश्चित निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आपकी शोध की पद्धति भी व्यवस्थित हो जाएगी, आपकी शोध की सीमाएं भी व्यवस्थित हो जाएंगी। अब जो हमने पहली समस्या शुरुआत में देखा था कि क्या आपके पास उतने आर्थिक संसाधन हैं, क्या आपके पास उतना समय है, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसा शोध ले लिया जो 20-25 साल में पूरे होंगे। तो आप एक निश्चित समय वाला शोध लीजिए, आपके पास जितने संसाधन है उससे संबंधित शोध लीजिए, मतलब विषय लीजिए। तो इससे जब आपका दिशा निर्धारित होगा तो ये पता चल जाएगा कि शोध कितने समय में पूरा हो सकता है, इसकी क्या मौलिकता है, समाज को क्या आवश्यकता है, उन सारे बिंदुओं पर। तो वही लिखा है कि विषय की सीमा पता चल जाएगी, अध्ययन की पद्धति और निष्कर्षों तक पहुंचने में सहायता करता है अगर आप इतना काम कर दिए तो। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय सुनिश्चित किया जाता है कि वे स्पष्ट हों, विशिष्ट हों, मापनीय हों, यथार्थवादी और अध्ययन की आवश्यकता के अनुरूप। हम लोग तब से पढ़ते ही आ रहे हैं। उद्देश्य अनुसंधान समस्या से जुड़े होने चाहिए और अध्ययन के प्रत्येक चरण को दिशा प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो अब आपका उद्देश्य ये बताएगा कि जिस दिशा में आपका शोध हो रहा है, मतलब जो शोध करें उसकी दिशा वो खुद निर्धारित करता हुआ चला जाएगा कि अगली कड़ी ये होगी। फिर हम क्या करते हैं कि रिसर्च में कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब हमें एक कड़ी मिली, इस कड़ी से इस कड़ी में कुछ चीज़ें छूटी रहेगी, इसको जब ढूंढेंगे तो एक दूसरी कड़ी मिल जाएगी, फिर तीसरी कड़ी मिल जाएगी, और जब अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे तब हम एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ जाएंगे। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य क्या हो, फिर वही बातें हैं,
आप शुरू से ही पढ़ते हैं कि आपकी जैसे विषय स्पष्ट होना चाहिए वैसे उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य संक्षिप्त होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, उद्देश्य अनुसंधान समस्या और विषय वस्तु के अनुरूप हो, ठीक है, उद्देश्य व्यवहारिक हो और प्राप्त किए जा सकने वाले हो। ऐसा नहीं है ना कि आपका ऐसा शोध, आपने ऐसे टॉपिक पर शोध करना शुरू कर दिया है जो दिखने में ही लगता है कि ऐसे शोध होने संभव नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य अध्ययन की सीमाओं के भीतर निर्धारित किए जाएं। उद्देश्य अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो जब आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा कि हम इस उद्देश्य से रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके परिणाम धीरे धीरे जब आप उस दिशा में आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलने लगेगा कि इसका परिणाम संभवतः ये निकल पाएगा। फिर आप निष्कर्षों की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य नए ज्ञान, तथ्यों और निष्कर्षों की प्राप्ति में योगदान देता है। और जब आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाएगी तो नए ज्ञान मिलेंगे, नए तथ्य, नए निष्कर्षों में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जब आपका उद्देश्य निर्धारित हो जाएगा तो अब आपने शोध की बहुत बड़े पड़ाव को पार कर लिया है कि आपने क्या क्या कर लिया। आपने विषय का चयन कर लिया, आपने साहित्य समीक्षा कर लिया और आपने शोध का उद्देश्य निर्धारित कर लिया। अब इसके आधार पर एक आप हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, एक संभावना व्यक्त करेंगे कि ये हो सकता है। अब ये हाइपोथेसिस आपकी तैयार होगी। इसी को कहते हैं परिकल्पना का निर्माण, हाइपोथेसिस। अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शोधकर्ता उपलब्ध तथ्यों, पूर्व ज्ञान, सिद्धांतों, साहित्य समीक्षा के आधार पर किसी समस्या के संभावित उत्तर के संबंध में एक प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत करता है। अब एक अनुमान लगाने लगेंगे कि हमने जो साहित्य समीक्षा किया, हमने जो उद्देश्य प्राप्त किए, हमने जो विषय का चयन किया, इसका ये निष्कर्ष हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ये बता देंगे कि निष्कर्ष यही होगा, नहीं। आप जेम्स मिल वाली गलती नहीं करेंगे। जेम्स मिल को तो एक ये था कि उसको साम्राज्यवाद को सही साबित करना था, तो उसने भारत के संबंध में कुछ भी लिख लिया। आपको ये एक तरह से कहा जाए, एक अनुमान व्यक्त करेंगे कि ये हो सकता है, संभावित उत्तर करेंगे, संबंध के बारे में एक प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत करेंगे। यह एक अस्थायी कथन होता है जिसकी सत्यता का परीक्षण अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। और जो आपने ये निर्धारित कर दिया, यानी आपने जो परिकल्पना व्यक्त किया कि ये हो सकता है, इसी होने की आप जांच करेंगे शोध के दौरान कि क्या जो मैंने परिकल्पना किया है क्या ये संभव है। और अगर नहीं भी संभव है तो कोई ना कोई निष्कर्ष, आप किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे। परिकल्पना अनुसंधान को स्पष्ट दिशा प्रदान करती है तथा यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि कौन से तथ्यों, आंकड़ों और स्रोतों का संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब जब आप हाइपोथेसिस आपने बना लिया तो ये आपको स्रोत चयन में मदद करेंगे, ये आपकी स्रोत चयन में मदद करेंगे। अब उससे संबंधित जब आप स्रोत ढूंढना शुरू करेंगे तो एक स्रोत दूसरे स्रोत को जोड़ेगा। अब एक स्रोत आपने ढूंढा, इस स्रोत की पुष्टि आपके दूसरे स्रोत से होगी, फिर दूसरे स्रोत की पुष्टि आपके तीसरे स्रोत से होगी। अब ये स्रोत जब कड़ी से कड़ी जुड़ते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके हाइपोथेसिस को एक बल मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर अंततः जब आप पहुंचेंगे तो हो सकता है कि आपने जो हाइपोथेसिस दिया है वो सही साबित हो जाए, या हो सकता है कि स्रोत किसी और दिशा में लेके चले जाए और आपका हाइपोथेसिस जैसा आप सोच रहे थे वैसा ना हो, बल्कि उससे भी बेहतर हो, मतलब उससे भी बेहतर आप निष्कर्ष पे पहुंच जाए, या फिर आप कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं उसको भी आप दूर करने में सफल हो जाएं। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके माध्यम से शोधकर्ता अध्ययन को व्यवस्थित, केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बना देता है। परिकल्पना का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि परिकल्पना, जो भी आप शोध के लिए परिकल्पना बना रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। ये तो हम शुरू से पढ़ते हैं। आपका विषय स्पष्ट होना चाहिए, आपके साहित्य, जो आप साहित्य समीक्षा कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आती है, वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, समझने योग्य होने चाहिए। आप इतनी जटिल भाषा का या फिर इतने जटिल शब्द वो स्रोतों का चयन नहीं कर लेंगे जो समझ में ही नहीं है। यह अनुसंधान समस्या और उद्देश्यों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप शोध चयन में शोध ही लेकर के दूसरे दिशा में निकल गए, नहीं। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया है उससे मिलते जुलते आपके पास शोध होने चाहिए, और उस शोध का भी मूल्यांकन होना चाहिए कि कहीं आपने ऐसे लोगों का शोध करने, स्रोत आपने कहीं ऐसे लोगों को स्रोत के रूप में तो नहीं प्रयोग किया है जो विश्वास के लायक ही नहीं है। जब आपके स्रोत पर विचार किया जाएगा बाद के लोगों के द्वारा तो ये सीधा साबित हो जाएगा कि आपने अपने हाइपोथेसिस को प्रूफ करने की कोशिश किया है, न कि आपने शोध किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप जो भी हाइपोथेसिस बनाएंगे उसे प्रूफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि हाइपोथेसिस की दिशा में आगे बढ़ेंगे और आपकी जो समस्या है फिर हाइपोथेसिस है इसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या किया, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को जबरदस्ती प्रूफ किया था। चाहे वो जेम्स मिल हो, चाहे आपके एक तरह से कहें कि ग्रांट डफ हो, चाहे आपके वो राजस्थान के कर्नल टाड हो,
चाहे आपका ये इलियट और डाउसन हो, तो उन्होंने पहले ही परिकल्पना बना लिया था कि यही हमको लिखना है, और उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने उन सभी फर्जी स्रोतों तक का प्रयोग किया और उसको प्रयोग करके भारत का इतिहास लिखा। अब वो भारत का इतिहास आज भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि उस इतिहास को पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने ही देश के बारे में भ्रमित हो जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि स्रोतों का चयन करते समय, व्यक्तियों का परीक्षण करते समय, जिन व्यक्तियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, इनकी जांच और परीक्षण उपलब्ध तथ्यों या आंकड़ों के आधार पर संभव हो, परिकल्पना तार्किक हो, यथार्थवादी हो और वैज्ञानिक आधार पर निर्मित हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, उसके पीछे एक तार्किक, एक मनोवैज्ञानिक धारणाएं चल रही हों। यह अध्ययन की दिशा निर्धारित करने में सहायता होता है। इसमें अनावश्यक अस्पष्टता, व्यापकता न हो। आप उसमें अनावश्यक बातें नहीं रखेंगे हाइपोथेसिस में। परिकल्पना के प्रमुख उद्देश्य, तो अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करना, हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। प्रासंगिक तथ्यों और आंकड़ों के चयन में सहायता करना, अध्ययन की सीमाओं को निर्धारित करना और निष्कर्षों की व्याख्या और परीक्षण को सरल बनाना, ये उसका उद्देश्य है। अब हम इसके बाद जब हमारी हाइपोथेसिस बन गई, अब उसकी हम डिजाइनिंग करेंगे। डिजाइनिंग का मतलब रिसर्च की डिजाइनिंग, अभिकल्पना कैसी होगी। अनुसंधान अभिकल्प यह समग्र रूपरेखा या योजना है जिसके आधार पर संपूर्ण अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है। अब हाइपोथेसिस पर जो आप काम करने की प्रक्रिया शुरू करते हो, उसी को हम लोग रिसर्च डिजाइनिंग के नाम से जानते हैं, या फिर रिसर्च अभिकल्प। यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस बना लिया, तो उसके आधार पर आप स्रोतों को लोगे, स्रोतों के आधार पर उस पर आगे काम करना शुरू करोगे, और फिर वो डिजाइन बननी शुरू हो जाएगी, आपकी अभिकल्प बनने शुरू हो जाएगी। ये व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है। यह अनुसंधान की दिशा, प्रक्रिया, विधियों, डेटा संग्रह और विश्लेषण की रणनीतियों को निर्धारित करता है। अनुसंधान अभिकल्प यह सुनिश्चित करता है कि शोध समस्या का समाधान वैज्ञानिक, व्यवस्थित, विश्वसनीय और वैध तरीके से किया जा सके। आपने जो शोध चुना था, जो विषय चुना था, वो इसीलिए चुना था कि ये समस्या है। वो समस्या कोई बीमारी हो सकती है, वो समस्या किसी देश की हो सकती है, वो समस्या जनसंख्या की हो सकती है। उसी को दूर करने के लिए आपने रिसर्च किया था। तो अब यहाँ से जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे, तो आप धीरे धीरे क्या हो जाओगे कि आप वैज्ञानिक विधि से, व्यवस्थित तरीके से, विश्वसनीय और वैध तरीके से उस शोध समस्या को, इस समाधान की तरफ आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। अनुसंधान अभिकल्प शोधकर्ता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि अध्ययन कैसे किया जाएगा, किन स्रोतों का उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और उनका विश्लेषण किस प्रकार किया जाएगा। तो जब आपकी हाइपोथेसिस तैयार हुई, उसके बाद जब आप इसका डिजाइन शुरू करेंगे, तो डिजाइन ही आपको स्रोतों के चयन में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अनुसंधान अभिकल्प तैयार करते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो वो बातें हम लोग देख ही चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अनुसंधान समस्या और उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। अध्ययन की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त अनुसंधान पद्धति का चयन किया जाए। अध्ययन की सीमाएं और क्षेत्र निर्धारित किया जाए। ठीक है, ये हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी सीमाएं और क्षेत्र निर्धारित हो, ऐसा नहीं हो कि आप बिखर जाएं। तो रिसर्च में ध्यान रखना चाहिए कि रिसर्च में बिखराव नहीं दिखना चाहिए। एक तथ्य दूसरे तथ्य को प्रूफ कर रहा हो, यानी तभी हम एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ पाएंगे। एक अध्याय दूसरे अध्याय से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला अध्याय किसी और दिशा में जा रहा है, आपका दूसरा अध्याय किसी और दिशा में जा रहा है, निष्कर्ष किसी और दिशा में जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। डेटा संग्रहण के स्रोत एवं उपकरणों का चयन किया जाए। नमूना, सैंपल और अध्ययन समूह का निर्धारण किया जाए। आंकड़ों के विश्लेषण की उपयुक्त तकनीकों का चयन किया जाए कि आप किस तकनीक के आधार पर आंकड़ा का विश्लेषण कर रहे हैं। समय, संसाधन और लागत का उचित प्रबंध, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आने कि आपके पास जो भी शोध करते हैं उसकी एक निश्चित समय होना चाहिए। संसाधन, आपके पास कितने संसाधनों पर भी ध्यान रखना चाहिए। कितने संसाधनों तक आपकी पहुंच है पर भी ध्यान रखना चाहिए। उसकी लागत क्या आ रही है, उन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। अब अभिकल्प के प्रमुख प्रकार करें तो अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प अगर देखें तो इसमें अनुसंधान अभिकल्प कई प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कि किसी अन्वेषणात्मक अनुसंधान अगर आप कर रहे हैं या फिर कहीं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन करें, तो किसी नए या कम ज्ञात विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास प्रारंभिक स्रोत उपलब्ध हों, मतलब इससे पहले के किए गए स्रोत उपलब्ध हों। तो अगर नहीं उपलब्ध है तो कौन से होंगे, अन्वेषणात्मक होंगे। यानी आप पहली बार उस पर खोज कर रहे हो, तो किसी नए या कम ज्ञात विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई किसका प्रयोग करते हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का, अभिकल्प का सहारा लेंगे, डिजाइन का सहारा लेंगे। अगर कोई ऐसी बात है जो हमें एक घटना हुई और घटना को ही बताना है, जिसको हम लोगों ने इतिहास पद्धति में देखा था कि हम लोग उसको वर्णनात्मक पद्धति के तौर पे जानते थे, उस घटना को बताना है, तो कहीं वही तो नहीं है।
तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन किसी घटना, व्यक्ति, समूह या स्थिति का विस्तृत वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान विकल्प का सहारा लेते हैं। हमें उसके बारे में विस्तार से बता देना, किसी व्यक्ति के बारे में विस्तार से बता दो, किसी घटना के बारे में विस्तार से बता दो, ठीक है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। एक होता है व्याख्यात्मक अनुसंधान, इसमें हम लोग कारण एवं प्रभाव संबंधों की व्याख्या करने के लिए कि क्या कारण था और क्या उसका प्रभाव पड़ा। जैसे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे और उसका क्या परिणाम निकला। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को हम बताते चले जाएंगे, यहाँ ये घटना हुआ, ये घटना हुआ, ये घटना हुआ। यहाँ हम बताएंगे कि इन घटनाओं के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे और क्या उसका परिणाम निकल के आया। प्रायोगिक अनुसंधान विकल्प, प्रायोगिक में तो हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन हम एक नियंत्रित परिस्थितियों में परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेबोरेटरी का प्रयोग कर सकते हैं। समूह बना करके अगर व्यक्तिगत है तो समूह उनके साक्षात्कार ले सकते हैं, या फिर अगर किसी बीमारी पे हम रिसर्च करें या फिर किसी भी चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो उसकी एक हम लोग नियंत्रित परिस्थितियों में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन हम लोग करते हैं, उसमें हम लोग उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर परीक्षण करने के आधार पर हम निष्कर्ष की तरफ पहुंचते हैं। इन बिंदुओं पर हम लोग अलग से विस्तार से बात करेंगे, यहाँ इससे जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक अनुसंधान जो हमारा अपना विषय है, तो अतीत की घटनाओं को हम लोग इकट्ठा करते हैं, दस्तावेजों को इकट्ठा करते हैं, स्रोतों को इकट्ठा करते हैं। स्रोतों में दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, उनमें चयन करते हैं और उसके आधार पर हम लोग अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो छठा पॉइंट है, तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह। अब हमने डिजाइन भी तैयार कर लिया, अब हम तथ्यों और आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, जिससे कि उस डिजाइन में वो चीज़ों को हम लोग एक तरह से व्यवस्थित रूप से करते हुए वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ें। अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें शोधकर्ता अनुसंधान समस्या, उद्देश्यों और परिकल्पनाओं के अनुसार आवश्यक जानकारी विभिन्न स्रोतों से व्यवस्थित रूप से एकत्रित करता है। एकत्रित किए गए तथ्य और आंकड़े ही अनुसंधान के निष्कर्षों का आधार बनते हैं। अब जिन जिन स्रोतों का उपयोग करेंगे अपने इतिहास लेखन में, वही स्रोत, एक स्रोत दूसरे स्रोत से जुड़ेगा, फिर दूसरा तीसरा से, फिर तीसरा चौथा से, फिर चौथा पांचवा से। तो ऐसे स्रोतों की जो कड़ियां जोड़ती जाती हैं, वो स्रोत एक निष्कर्ष की तरफ आपको ले जाते हैं। तो इसलिए उनका विश्वसनीय होना। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे स्रोत ले लिए जो विश्वसनीय ही नहीं है, जिस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। क्या वो अप्रमाणिक स्रोत तो नहीं है? आपने ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी पुस्तक को उठा लिया है जिसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। तो पुस्तक का चयन करते समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रमाणिक पुस्तकों का ही उपयोग करें। अब पता चला मार्केट से आपने कोई ऐसी पुस्तक ले लिया जिसको किसी भी इतिहासकार ने प्रूफ नहीं किया और वो किसी ने लिख दिया, ऐसे रद्दी में कहीं पड़ा हुआ था, आपने उठाकर वो स्रोत बना लिया। अब जब जांच होगी स्रोतों की प्रमाणिकता की तो वो फेल हो जाएगा। वहाँ पर प्रासंगिक, वो किताब कितनी प्रासंगिक है होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसका विश्वसनीय होना, उसका प्रमाणिक होना और उसका प्रासंगिक होना, ये तीनों बातें ध्यान रखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम शोध प्रबंध पढ़ते हैं तो शोध प्रबंध में सबसे पहले हम लोग स्रोतों की तरफ ही जाते हैं कि आपने जो शोध किया है उसमें किन किन स्रोतों का प्रयोग किया है, आपने कितने प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया है, कितने द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया है, आप जिन स्रोतों का प्रयोग किया है उनकी विश्वसनीयता कितनी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी स्रोत को ले लिया तो जब हम उसका अध्ययन करते तो पता चलता है कि ये तो विश्वसनीय स्रोत ही नहीं है। वो प्रमाणिक कितने हैं, उनकी कितनी मौलिकता है, अगर नहीं है तो फिर शोध गड़बड़ हो जाता है। तथ्यों का संग्रहण प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के माध्यम से किया जाता है। प्राथमिक स्रोत में क्या करें? प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनसे शोधकर्ता प्रत्यक्ष रूप से मूल एवं प्रथम हस्त जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक का मतलब अगर किसी घटना के संबंध में है तो क्या उस घटना के समय कोई व्यक्ति वहां उपस्थित था या उस घटना से संबंधित कोई दस्तावेज उपस्थित है, वो हमारे प्राथमिक स्रोत के तौर पर आ जाते हैं। ये स्रोत अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इनमें मूल तथ्यों का समावेश होता है। प्राथमिक स्रोत क्या होता है कि आप किसी घटना के बारे में किसी से पूछ रहे हैं, किसी का साक्षात्कार कर रहे हैं, आप किसी घटना के समय किसी का साक्षात्कार कर लिए, किसी घटना के समय उपस्थित था, वो आपको मिल गया, आपने उसका साक्षात्कार कर लिया, तो प्राथमिक स्रोत हो गया। आपने एक प्रश्नावली तैयार किया और प्रश्नावली तैयार करके उस प्रश्नावली का उस घटना के संबंध में जो लोग जानते हैं उनसे आपने, वो उपस्थित थे या फिर उससे संबंधित वो जुड़ाव था, उनसे संबंधित एक प्रश्नावली तैयार किया। उस प्रश्नावली पे आपने उनका उत्तर खोजा, आपने उसका ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, आपने सर्वेक्षण किया, उस समय के जो अभिलेख हैं उसको आपने ले लिया, शिलालेख हैं वो ले लिया, उस समय के ताम्रपत्र हैं, उस घटना से संबंधित अगर कोई ताम्रपत्र है, जो आप प्राचीन काल का कोई अध्ययन कर रहे हैं तो प्राचीन काल के अभिलेख आपने ले लिया, शिलालेख में क्या लिखा है वो बातें आपको मिल गई, ताम्रपत्र में क्या लिखा है वो मिल गया, उस समय की कोई, उस घटना के समय कोई पत्राचार हुआ था वही बात हो जाएगी वो साक्षात्कार के तौर पे। तो उस पत्र में कौन सी बातें लिखी गई थी, किसी ने उस घटना से संबंधित डायरी लिखी थी,
या फिर किसी ने उसका अवलोकन करके अपनी पुस्तक लिखी थी, उसको भी ले सकते हैं। सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं उससे संबंध में, विशेषकर ऐतिहासिक शोध में, इन सब का हम प्राथमिक स्रोत के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। अब द्वितीयक स्रोत में क्या होते हैं, तो द्वितीयक स्रोत में पुस्तकें होती हैं, ठीक है। तो अब उन घटनाओं पर किसी ने अध्ययन किया और एक पुस्तक लिख दिया, तो पुस्तक जो लिखा है उसने घटना को किस दृष्टि से देखा ये तो क्लियर हो पाएगा नहीं। तो जब आप उसके पुस्तक का अध्ययन करोगे तो द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। तो अब उस पुस्तक में जो बातें लिखी गई है, क्या आपका सोच जिस दिशा में जा रहा है वैसा ही उसने भी सोचा है, इस पुस्तक को लिखने वालों ने। अब उसकी जांच के लिए उसने अगर किसी प्राथमिक स्रोत का प्रयोग किया है तो आप उस जांच के लिए उस प्राथमिक स्रोत का सहारा ले सकते हैं, या फिर लगता है कि नहीं सब ठीक है तो आप इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। उससे संबंधित जो शोध पत्र जारी हुए हैं उसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये उतने विश्वसनीय नहीं होते हैं जितने कि प्राथमिक स्रोत। कोई शोध प्रबंध, किसी ने शोध जमा किया है, उसने भी प्राइमरी स्रोतों का प्रयोग किया था, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला था जो आपके निष्कर्ष की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस समय कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं इस समय चल रही हैं, उन पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से इसके पहले के स्रोतों का प्रयोग किया उसका सहारा ले सकते हैं। सरकारी रिपोर्ट में कौन सी बातें आई हैं उसका सहारा, आप विश्वकोश का सहारा ले सकते हैं, संदर्भ ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं। और आजकल वर्तमान युग में हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ डिजिटल क्रांति का युग है, अब डिजिटली भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन ये सब के सब डिजिटल डाटाबेस का सहारा ले सकते हैं। ये सब के सब द्वितीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक स्रोत में उस समय उपस्थित कोई व्यक्ति जिसका आप साक्षात्कार ले सकते हैं, उस समय उपस्थित व्यक्ति के कोई पत्राचार या फिर कोई राजनीतिक घटनाएं हैं तो उस राजनीतिक घटनाओं से संबंधित जो पत्राचार हुआ था वो आप प्राइमरी स्रोत के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तथ्यों और आंकड़ों का संग्रहण करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। वही बात है, स्रोत विश्वसनीय और प्रमाणिक हो, एकत्रित जानकारी अनुसंधान के उद्देश्यों से संबंधित हो, तथ्यों की सत्यता और सटीकता का परीक्षण हो, जानकारी का व्यवस्थित अभिलेखीकरण किया जाए, नैतिक मानकों और संदर्भों का उचित पालन किया जाए। इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे शोध में नैतिकता, उसको भी देखेंगे। तो नैतिक मानकों का कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, कहीं संदर्भों जो हम संदर्भ ले रहे हैं कहीं वो अनैतिकता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमने जब ले लिया, आंकड़े ले लिए, तो अब उन आंकड़ों का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है, एनालिसिस करेंगे कि जो आंकड़े हैं वो कितने हमारे शोध की दिशा को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुसंधान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें एकत्रित तथ्यों आंकड़ों को व्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा सार्थक रूप में प्रस्तुत करके उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्राप्त जानकारी को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उसमें अनुसंधान समस्या के समाधान तथा अनुसंधान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें इसके लिए हम क्या करेंगे, स्रोतों का वर्गीकरण करेंगे, स्रोतों का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हम जिस उद्देश्य के लिए इस शोध को पूरा किए थे क्या वो इस उद्देश्य को पूरा कर रहा है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। आंकड़ों के वर्गीकरण में समान विशेषताओं वाले तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है जिससे उनका अध्ययन सरल और प्रभावी हो सके। मैंने कहा ना कि आप जब भी ऐसा करेंगे तो उन स्रोतों की एक कड़ी बनाएंगे, वो कड़ी एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ती हुई चली जाएगी, जिससे कि जब भी कोई शोध दूसरा व्यक्ति शोध करेगा और आपके शोध का अध्ययन करेगा तो उसे उन कड़ियों, वो मिलती हुई कड़ियां दिखाई देंगी, तो उसके शोध में यानी कि जो चीजें आपसे छूट गई है अगर वो अगला व्यक्ति उस पर शोध कर रहा है तो उसको उसमें मदद मिलेगी। तो विभाजित किया जाता है जिससे उनका अध्ययन सरल और प्रभावी हो जाए। इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करके उनके बीच संबंध, उन आंकड़ों में क्या संबंध है, उन आंकड़ों की क्या प्रवृत्तियां हैं, यानी कि जो भी आपने स्रोत लिए हैं उन स्रोत, क्या वो स्रोत एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्रोत दूसरे स्रोत का खंडन कर रहा है, उनमें क्या समानताएं हैं, अगर वो खंडन कर रहा है तो किन आधार पर कर रहा है, समानताएं हैं तब तो ठीक है, विभिन्नताओं वही खंडन जो कर रहा है, तथा कारण परिणाम संबंधों को समझा जाता है। तो ये सब चीजें कि उस स्रोत का क्या महत्व है, क्या हम जिस दिशा में शोध कर रहे हैं क्या वो शोध को उस दिशा में ले जा रहा है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। आंकड़ों का वर्गीकरण विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे आंकड़ों का संपादन, एडिटिंग और त्रुटियों का सुधार करते हैं, समान प्रकृति के आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं, इनमें समानता है तो किन किन बिंदुओं पर है और भिन्नता है तो किन बिंदुओं पर है, आंकड़ों का सरलीकरण करते हैं, सारणीकरण करते हैं, उसका एक हम लोग टेबल बना लेते हैं और उसकी व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण करते हैं। आवश्यकता अनुसार सांख्यिकी तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं आप, या किया भी जाता है। तथ्यों की तुलना करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और निष्कर्षों की पहचान करते हैं। अनुसंधान उद्देश्यों और परिकल्पना के आधार पर परिणामों का परीक्षण किया जाता है। आंकड़ों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है, एक गुणात्मक विश्लेषण, क्वांटिटेटिव, गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव विश्लेषण किया जाता है। क्वालिटेटिव विश्लेषण में हम आंकड़ों से संबंधित विचार, अनुभव, दस्तावेज, घटनाओं का वर्णनात्मक वर्णन, इन सब चीज़ों का हम लोग क्वालिटेटिव आधार पर विश्लेषण करते हैं कि उससे संबंधित विचार क्या है, अनुभव क्या है, दस्तावेज के किस तरह से किस दिशा में जा रहे हैं,
ठीक है। उसका दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव, जिसमें हम लोग सांख्यिकी विधियों से उसका विश्लेषण करते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों का सांख्यिकी विधियों के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है और फिर हम लोग उसे अपने शोध में शामिल करते हैं ताकि हमारे शोध को समृद्ध बना सके और एक वैज्ञानिक पद्धति पर समाज को एक नई दिशा दे सके। अब हम इसकी ये सब चीज़ें जब करते हैं तब हमें निष्कर्ष दिखने लगता है। तब हमारा खुद का निष्कर्ष नहीं होगा, अब स्रोतों के आधार पर, व्याख्याओं के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तब हमें पता चलेगा कि जो हमने समस्या चुना था उस समस्या का निष्कर्ष ये हो सकता है। तो निष्कर्ष में व्याख्या और फिर उस निष्कर्ष की आप व्याख्या करेंगे। अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है जिसमें आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है तथा अनुसंधान समस्या, उद्देश्यों, परिकल्पना के संदर्भ में उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस चरण में शोधकर्ता यह निर्धारित करता है कि अध्ययन से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और उनका क्या महत्व है। वो उस जिस समस्या को शोधकर्ता ने चुना था उस समस्या के समाधान के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उस पर अब वो बात करना शुरू करता है। व्याख्या के माध्यम से प्राप्त परिणामों के बीच संबंधों, कारणों, प्रभावों को समझाया जाता है, जबकि निष्कर्षों के माध्यम से पूरे अध्ययन का सार प्रस्तुत किया जाता है। यह चरण अनुसंधान की उपयोगिता और उसके व्यवहारिक योगदान को बताता है कि हमने जो ये रिसर्च किया है या फिर जो अनुसंधान किया है वो कितना उपयोगी है। निष्कर्ष में व्याख्या करते समय क्या ध्यान है? निष्कर्ष अनुसंधान के उद्देश्यों और समस्या से संबंधित हो। अब समस्या लेके हम कुछ और आए और निष्कर्ष किसी और समस्या का समाधान कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर वो समस्या का समाधान करता है तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, जो सिस्टमेटिक पढ़ना है, उसमें यह है उद्देश्य और समस्या से संबंधित हो, निष्कर्ष उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित हो, परिणामों की तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या की जाए, परिकल्पना की पुष्टि या अस्वीकृति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, कि उसकी परिकल्पना जो किया था उसकी पुष्टि हो और अस्वीकृति स्पष्ट रूप से। अध्ययन की सीमाओं और भविष्य में शोध की संभावना का भी उल्लेख होना चाहिए। आप जो शोध किए उसमें ये बताएंगे कि मेरे शोध की ये सीमाएं थीं और भविष्य में इससे संबंधित और शोध होने की संभावना है, और वो किन विषयों पर शोध होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें छूट गई है, उसमें क्या संभावना है, उस पर भी आप बात करेंगे। निष्कर्ष संक्षिप्त, स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तो शोध का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है आपका निष्कर्ष। अब आप क्या करेंगे, जब निष्कर्ष पर पहुंच गए तो अब उसको कंपाइल कर लेंगे। जितना भी आपने डाटा संग्रहण किया, जो भी आपने निष्कर्ष निकाला, जो तुलनात्मक अध्ययन किया, जो निष्कर्ष निकाला, अब पूरे शोध को एक जगह आप इकट्ठा करेंगे और उसे एक तरह से कहें कि लिखेंगे, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे और फिर रिपोर्ट राइटिंग करके सबमिट करेंगे। प्रतिवेदन लेखन, जिसको रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसमें संपूर्ण शोध कार्य को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य अनुसंधान की प्रक्रिया, उद्देश्यों, पद्धति, प्राप्त तथ्यों, विश्लेषण, निष्कर्षों तथा सुझावों को स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना होता है ताकि अन्य शोधकर्ता, शिक्षक, नीति निर्माता, पाठक अध्ययन को समझ सके और उसका उपयोग कर सके। तो जो आपने शोध किया अब उसको आपने व्यवस्थित रूप से एक बुक के फॉर्मेट में आपने उसको लिख दिया, वो क्रमबद्ध हो। आपने जो भी विश्लेषण किया था, जो भी डाटा लिया था, वो डाटा एक दूसरे की पूर्ति करते हों, और उसे क्या फायदा होगा, ताकि अन्य शोधकर्ता जब शोध करे तो आपकी पुस्तक का अध्ययन करे तो उसे स्पष्ट जानकारी मिले, जो भी शिक्षक हैं या नीति निर्माता हैं उससे उस शोध से लाभ उठा सकें। तो ये आपका एक तरह से कहें कंपाइल करने की प्रक्रिया है कि जो भी आपने किया है वो क्या आपने उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जिससे किसी और के लिए वो सरल हो जाए। प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान को स्थायी रूप प्रदान करता है तथा शोध के परिणामों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने का माध्यम बन जाता है। एक अच्छा शोध प्रतिवेदन स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, तार्किक और प्रमाणिक होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिवेदन लेखन के दौरान निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ कर दिया, भाषा ही कठिन लिख दिया, तो भाषा सरल हो जिससे कोई पाठक पढ़े तो उसको समझ में आए, स्पष्ट हो और औपचारिक हो। तथ्य और निष्कर्षों को क्रमबद्ध एवं तार्किक रूप से प्रस्तुत किया जाए और जो भी आपके तथ्य थे और जो भी आपके निष्कर्ष थे उनको आप क्रमबद्ध रूप से रखें जिससे आपका शोध प्रबंध व्यवस्थित हो जाए। ठीक है, अब देखिए, सभी स्रोतों और संदर्भों का उचित उल्लेख किया जाए। अनावश्यक जानकारी और व्यक्तिपरक पक्षपात से बचा जाए। जब आप लिखें तो ऐसा ना हो कि अपनी ही बातें उसमें डाल दें, नहीं, या उसमें अनावश्यक जानकारी आपने डालना शुरू किया, इससे भी बचें। अनुसंधान के उद्देश्य, पद्धति और निष्कर्षों के बीच संबंध को आप स्थापित करते हैं। इसमें निर्धारित शोध प्रारूप का पालन किया जाता है। अब जब भी आप शोध लिखते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से, कई जगह आपको तो इससे थोड़े दूसरे तरीके से देखने को मिल जाएंगे, लगभग यही फॉर्मेट अपनाया जाता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। जैसे आपका जब भी आप शोध जो प्रतिवेदन जो आप कंपाइलेशन करते हैं, जो बुक बनाते हैं, उसका लगभग क्रम यही होता है। थोड़े से अलग मिलते जुलते अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको दिखेंगे। सबसे पहले शोध शीर्षक होगा, प्रमाण पत्र होगा कि आपका शोध सही है, ये प्रमाणित किया जाता है।
आप घोषणा करेंगे, आप आभार व्यक्त करेंगे, अनुक्रमणिका लिखेंगे, सारांश लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, साहित्य समीक्षा लिखेंगे, अनुसंधान पद्धति कई जगह लिखा जाता है, आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या आप करेंगे, और फिर आप निष्कर्ष और सुझाव देंगे। तो निष्कर्ष और सुझाव अंतिम बिंदु होता है, मतलब आपने जो डाटा से जो निष्कर्ष निकाला था वो देंगे, और साथ ही सुझाव देंगे कि आपके इस रिसर्च से क्या आपको मिला है और समाज के लिए क्या उपयोगी है, उससे संबंधित आप सुझाव देंगे। इसके बाद आप संदर्भ ग्रंथ सूची का प्रयोग करेंगे, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची में आप उन सभी स्रोतों को लिखेंगे जिनका आपने अपने इस शोध को करते समय उपयोग किया है, और अंत में आपको कुछ नई चीज़ें मिलती है तो उसमें परिशिष्ट भी जोड़ लेंगे, अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। इस प्रकार प्रतिवेदन लेखन अनुसंधान प्रक्रिया का वह चरण है जो संपूर्ण शोध कार्य को एक संगठित, प्रामाणिक और उपयोगी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करता है। जब भी आप, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, जब आप अपना शोध प्रबंध जमा करेंगे तो जिस यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे उसका एक प्रारूप, एक फॉर्मेट, एक पेपर में आपको मिलेगा, उसी फॉर्मेट के अनुसार अपने पुस्तक को आप लोग इकट्ठा करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब शोध प्रबंध जमा करना होता है तो प्रारूप यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको दिया जाता है, उसी प्रारूप के अनुसार आप अपने शोध प्रबंध को व्यवस्थित करते हैं। तो ये जो शोध प्रबंध का जो प्रारूप दिया जाता है वो लगभग इससे मिलता जुलता होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना। दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया तथा भविष्य के अध्ययन और ज्ञान विस्तार के आधार प्रदान करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पूरे शोध प्रबंध को एक जगह इकट्ठा करने में सफल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग को बस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।